नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। खबर दुनिया की में आप सभी का बहुत स्वागत है। अगले आधे घंटे में हम आपको बताएंगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर से जुड़ी हर वो बड़ी खबर जो आपके लिए जानना जरूरी है। शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। बांग्लादेश में आरक्षण के खिलाफ हिंसक विरोध प्रदर्शन जारी, मरने वालों की संख्या बढ़कर हुई 32। प्रधानमंत्री शेख हसीना ने शांति बनाए रखने की अपील की। भारतीय उच्चायोग ने अपने नागरिकों के लिए जारी की एडवाइजरी, बगैर जरूरी घर से न निकलने की दी सलाह। उर्सुला वॉन डेर लेयन दूसरी बार चुनी गई यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष। अगले 5 साल के लिए मिली कमान। उर्सुला के पक्ष में पड़े 401 मत। यूरोपीय की सुरक्षा और जलवायु लक्ष्यों को हासिल करने को बताया प्राथमिकता। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने ब्रेक्सिट के कारण यूरोपीय सहयोगियों के साथ संबंधों में आई खटास को कम करने की जताई प्रतिबद्धता। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन की सहमति के बिना रूस के साथ किसी भी तरह के समझौते पर पहुंचने के प्रयास को किया खारिज। युद्धग्रस्त सूडान में गहराता मानवीय संकट, बारिश की राहत सामग्री पहुंचाने में हो रही है काफी दिक्कत। विश्व स्वास्थ्य कार्यक्रम ने सूडान की सरकार से वैकल्पिक मार्ग खोलने का किया आग्रह। सहायता वितरण के लिए आरएसएफ और संयुक्त राष्ट्र के बीच सहमति। और सुर्खियों के बाद आइए अब खबरों पर नजर डालते हैं विस्तार से। सबसे पहले बात एशिया का आईना के जरिए एशियाई देशों से जुड़ी खबरों की। बांग्लादेश में सरकारी नौकरी में आरक्षण व्यवस्था में सुधार की मांग को लेकर छात्रों का हिंसक प्रदर्शन लगातार जारी है। इस प्रदर्शन में अब तक 32 लोगों की मौत हो चुकी है। राजधानी ढाका में एहतियातन मोबाइल इंटरनेट सेवाएं अस्थायी तौर पर बंद कर दी गई हैं। उग्र प्रदर्शन को देखते हुए बांग्लादेश के तनावपूर्ण इलाकों में स्कूल, कॉलेज और मदरसे भी बंद कर दिए गए हैं। ढाका में भारतीय उच्चायोग और चटगांव, सिलहट और खुलना में भारतीय सहायक उच्चायोगों ने अपने नागरिकों और छात्रों के लिए आपातकालीन नंबर जारी किए हैं। सरकारी नौकरियों में आरक्षण के मुद्दे को लेकर बांग्लादेश में हिंसक प्रदर्शन रुकने का नाम नहीं ले रहा है। गुरुवार को भी विभिन्न शहरों में भारी विरोध प्रदर्शन हुआ। गुरुवार को प्रदर्शनकारियों ने देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया था। राजधानी ढाका में दुकानें और कार्यालय खुले रहे, लेकिन सड़कों पर बसों की संख्या कम रही। भारी विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई। प्रदर्शनकारियों ने दक्षिणी शहर चटगांव में छात्रों ने एक राजमार्ग अवरुद्ध कर दिया और पुलिस पर पथराव किया। पुलिसकर्मियों ने उन्हें तितर बितर करने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल किया। वहीं मोबाइल इंटरनेट के निलंबन को लेकर सरकार की तरफ से कहा गया कि सोशल मीडिया पर अफवाहों और अस्थिरता की स्थिति को देखते हुए इन सेवाओं को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया है। इंटरनेट बंद होने के कारण हमारे ऐप काम नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा हम स्तब्ध हैं क्योंकि अलग अलग जगहों पर झड़पें चल रही हैं और हम वहां नहीं जा सकते हैं। हालात इतने ज्यादा खराब हो गए हैं कि ढाका सहित बांग्लादेश के अलग अलग शहरों में स्कूल, कॉलेज और मदरसे बंद करने पड़े हैं। बढ़ती अशांति को देखते हुए ढाका स्थित भारतीय उच्चायोग ने वहां रह रहे अपने नागरिकों के लिए एक एडवाइजरी जारी की है। लोगों से कहा गया है कि जब तक जरूरी ना हो तब तक वो अपने घरों के अंदर ही रहे। ढाका में भारतीय उच्चायोग और चटगांव, सिलहट और खुलना में भारतीय सहायक उच्च आयोगों ने अपने नागरिकों और छात्रों के लिए आपातकालीन नंबर जारी किए हैं। भारत सरकार हालात पर निगरानी बनाए हुए है। सहायता के लिए उच्च आयोग या सहायक उच्च आयोग से संपर्क करने की सलाह दी है। बांग्लादेश में छात्रों ने सरकारी नौकरियों के लिए कोटा प्रणाली समाप्त करने की मांग के साथ विरोध प्रदर्शन शुरू किया था। बांग्लादेश में 1971 के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले लोगों के परिवारों के लिए सरकारी नौकरियों में 30% का कोटा है, जबकि छात्र इस कोटा प्रणाली को समाप्त करने की मांग कर रहे हैं। सोमवार को विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गया जब
ढाका विश्वविद्यालय में प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प में सैकड़ों लोग घायल हो गए। इसी कड़ी में सरकार ने बुधवार को विश्वविद्यालयों को अपनी शैक्षणिक गतिविधियां अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने के निर्देश जारी किए। 2018 में एक अदालत के आदेश ने बांग्लादेश में कोटा प्रणाली के तहत नौकरियों के आवंटन को अस्थायी रूप से रोक लगा दिया था, लेकिन पिछले महीने देश के एक उच्च न्यायालय ने फैसले को पलटते हुए कोटा प्रणाली को बहाल कर दिया। इस कोटा प्रणाली के तहत नौकरियों में महिलाओं, दिव्यांगों और जातीय अल्पसंख्यकों का भी आरक्षण है, लेकिन प्रदर्शनकारी केवल 1971 के युद्ध में भाग लेने वालों के लिए इस कोटा को समाप्त करने की मांग कर रहे हैं। मामला अब सुप्रीम कोर्ट में है। प्रधानमंत्री शेख हसीना ने प्रदर्शनकारियों से मामले की सुनवाई तक संयम बरतने की अपील की है। और आइए अब यूरोप इन दिनों के जरिए नजर डालते हैं यूरोपीय देशों से जुड़ी खबरों पर। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वोन डेर लेयन को दूसरी बार 5 सालों के लिए फिर से चुन लिया गया है। गुरुवार को यूरोपीय संसद में हुए मतदान में सांसदों ने उर्सुला वोन के नाम पर मुहर लगाई। मतदान से पहले जर्मनी की कंजर्वेटिव नेता वोन डेर लेयन ने कहा, मैं अपने समाज में ध्रुवीकरण को कभी भी स्वीकार्य नहीं होने दूंगी, और उन्होंने कहा, मैं कभी भी तानाशाहों और चरमपंथियों को यूरोपीय जीवन शैली नष्ट करने नहीं दूंगी, और मैं आज यहां इस सदन में सभी लोकतांत्रिक ताकतों के साथ मिलकर इस जंग का नेतृत्व करने के लिए तैयार हूं। उर्सुला वॉन डेर लेयन को यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुन लिया गया है। गुरुवार को हुए मतदान में उर्सुला को 401 मत मिले, जरूरत से 40 वोट अधिक, जबकि उनके विरोध में 284 वोट पड़े। वहीं यूरोपीय संसद के 15 सदस्य वोटिंग के दौरान गैर हाजिर रहे। नतीजों के मुताबिक 707 सदस्यों ने मतदान किया। बहुमत के लिए 360 वोटों की जरूरत थी। उर्सुला के पक्ष में 401 मत पड़े। मध्य दक्षिणपंथी यूरोपीय पीपुल्स पार्टी ईपी की उर्सुला वॉन डेर लेयन पहली बार 2019 में चुनी गई थी। वो अब यूरोपीय संघ के शीर्ष पर अगले 5 वर्षों तक काम करेंगी। यूरोपीय संघ के कार्यकारी निकाय के अध्यक्ष के रूप में उर्सुला के नाम पर सदस्य देशों के नेताओं के बीच पिछले महीने ही सहमति बन गई थी, लेकिन गुरुवार को यूरोपीय संसद से गुप्त मतदान के जरिए उनके नाम पर मुहर लग गई। आइए जानते हैं कि क्या है यूरोपीय आयोग जिसकी दोबारा अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन चुनी गई हैं। यूरोपीय आयोग असल में संघ की कार्यपालिका है। यूरोपीय संघ के लिए कानूनों का प्रस्ताव आयोग में ही लाया जाता है। संघ के देशों में कानूनों को लागू कराने की जिम्मेदारी भी इसी संस्था की है। इसके अलावा व्यापारिक वार्ताओं में यूरोपीय संघ का प्रतिनिधित्व भी आयोग करता है। यूरोपीय आयोग की भूमिका संघ में नियामक की होती है। उसके पास व्यापारिक प्रतिद्वंदिता संबंधी नियमों का उल्लंघन करने के मामले की जांच करने और जुर्माना लगाने की शक्ति है। यूरोपीय आयोग का एक अध्यक्ष होता है। वहां लगभग 32,000 लोग काम करते हैं। इन सभी को कैबिनेट के बजाय कॉलेज कहा जाता है। हर सदस्य देश से वहां एक कमिश्नर होता है। सदस्य देश मिलकर अध्यक्ष का चुनाव करते हैं, लेकिन इसमें यूरोपीय संसद के चुनावों के नतीजों को ध्यान में रखा जाता है। अध्यक्ष की नियुक्ति को यूरोपीय संसद की अनुमति जरूरी होती है। वोटिंग से पहले यूरोपीय संसद को संबोधित करते हुए उर्सुला ने यूरोपीय रक्षा और जलवायु लक्ष्यों को हासिल करने की प्रतिबद्धता जताई। हम अपने यूरोपीय नागरिकों की सुरक्षा के लिए हर आवश्यक कदम उठाने के लिए जिम्मेदार हैं। यूरोप की रक्षा करना यूरोप का कर्तव्य है। इसलिए मुझे लगता है कि अब एक वास्तविक यूरोपीय रक्षा संघ बनाने का समय आ गया है। यूरोपीय आयोग के दूसरे कार्यकाल के लिए चुने जाने पर दुनिया भर के नेताओं ने उर्सुला वॉन डेर लेयन को बधाई दी है। उर्सुला अगले 5 साल के लिए चुनी गई हैं। अब वो टीम का गठन करेंगी। उम्मीद की जा रही कि सदस्य देशों की सरकारें अपने कमिश्नर और दूसरे पदों के लिए उम्मीदवारों का नाम अगस्त के शुरुआत तक भेज देंगी। हालांकि कुछ ने आगे बढ़कर पहले ही नाम सुझा दिए हैं। वॉन डेर लेयन यूरोपीय आयोग की प्रमुख बनने वाली पहली महिला हैं। उन्होंने सदस्य देशों से लैंगिक संतुलन में सुधार के लिए पुरुष और महिलाओं दोनों को नामित करने की अपील की है। एक बार नाम आ जाने के बाद संसद के सामने
नामित व्यक्तियों से घंटों जिरह होगी और उनकी योजना के बारे में पूछताछ की जाएगी। इस प्रक्रिया के पूरे होने के बाद नया यूरोपीय आयोग अक्टूबर तक काम करना शुरू कर देगा। इसके बाद ही नए कानूनों का प्रस्ताव पेश किया जा सकता है या मौजूदा कानूनों में बदलने की दिशा में आगे बढ़ा जा सकता है। यूरोपीय राजनीतिक समुदाय की चौथी बैठक के लिए लगभग 50 यूरोपीय नेता ब्रिटेन में एकजुट हुए। इस मंच पर यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने रूस को नियंत्रित रखने के लिए सभी से समर्थन मांगा। ब्रिटेन के नेतृत्व में पहले प्रमुख शिखर सम्मेलन की मेजबानी करते हुए प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने नेताओं का स्वागत किया। उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए कीर स्टारमर ने कहा कि उनके नेतृत्व में ब्रिटेन यूरोप का मित्र और भागीदार होगा। साथ ही उन्होंने यूक्रेन के लिए सहयोग बढ़ाने और महाद्वीप की गंभीर समस्याओं से निपटने के लिए संयुक्त रूप से काम करने का आह्वान किया। यूरोपीय राजनीतिक समुदाय के शिखर सम्मेलन में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि पुतिन हमें विभाजित नहीं कर सकते हैं। बैठक में यूक्रेन अवैध प्रवासन जैसी साझा चुनौतियों पर चर्चा के लिए यूरोप के 50 नेता हिस्सा ले रहे हैं। ज़ेलेंस्की ने फिर से अपने पश्चिमी सहयोगियों से रूस पर लंबी दूरी के हमलों की अनुमति देने का आह्वान किया। Sacrificed tens of thousands of his citizens. हमने खार्किव पर रूस की बढ़त रोक दी है। युद्ध में रूस के हजारों नागरिक मारे जा चुके हैं, लेकिन पुतिन को अब तक कुछ भी महत्वपूर्ण हासिल नहीं हुआ है। यह हमारे योद्धाओं की बहादुरी और हमारे साझेदारों की बहादुरी से संभव हुआ है। वहीं ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने यूक्रेन के लिए समर्थन बढ़ाने और महाद्वीप की सबसे गंभीर समस्याओं जैसे अवैध प्रवासन, जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा सुरक्षा से निपटने के लिए यूरोपीय देशों के बीच घनिष्ठ सहयोग का आह्वान किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि उनकी लेबर सरकार मानवता और अंतर्राष्ट्रीय कानून के सम्मान के साथ अवैध आवर्जन जैसे मुद्दों पर विचार करेगी और इस बात पर जोर दिया कि ब्रिटेन मानवाधिकारों पर यूरोपीय सम्मेलन से पीछे नहीं हटेगा। मैं यूक्रेन के लिए अपने दृढ़ समर्थन की पुष्टि करता हूं। उन मूल्यों के पीछे एक बार फिर से एकजुट होना है जिन्हें हम महत्व देते हैं। हम इस महाद्वीप पर आक्रामकता का सामना एक साथ करेंगे क्योंकि रूस से खतरा पूरे यूरोप तक पहुंचता है। इस बीच ब्रिटेन ने रूस पर नए प्रतिबंधों की घोषणा की है। इसके तहत 11 नए शिपिंग प्रतिबंध जोड़े गए हैं। ब्रिटेन ने कहा है कि इन जहाजों पर प्रतिबंध रूस से किसी तीसरे देश में तेल या तेल उत्पादों को ले जाने से संबंधित है। वहीं रूस ने यूक्रेन से जुड़े दूसरे शांति शिखर सम्मेलन में मॉस्को को शामिल किए जाने के प्रयास को एक अल्टीमेटम बताते हुए इसे खारिज कर दिया। दरअसल सोमवार को राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा था कि नवंबर में होने वाले शांति शिखर सम्मेलन में रूस के प्रतिनिधियों को भी भाग लेना चाहिए। मैं इसे एक बार फिर से कहना चाहूंगी, ज़ेलेंस्की के कुछ फॉर्मूले के आधार पर रूस को अल्टीमेटम जैसी मांग या प्रयास में शामिल किए जाने की योजना हमारे लिए अस्वीकार्य है। इस बीच नाटो प्रमुख जेंस स्टोल्टनबर्ग ने कहा है कि यूक्रेन के लिए समर्थन समन्वय के लिए नाटो कमांड सितंबर से जर्मनी में चालू हो जाएगा। इसमें एक 3 सितारा जनरल समेत कुल 700 कर्मी शामिल होंगे। ये यूक्रेन को समर्थन और सुरक्षा सहायता प्रदान करेगा और नाटो सहयोगियों के सहायता प्रयासों का समन्वय करेगा। NATO allies are stepping up our support to Ukraine. हम यूक्रेन के लिए समन्वय और सुरक्षा सहायता के लिए प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए एक कमांड स्थापित करने पर सहमत हुए हैं और ये कमांड सितंबर से चालू हो जाएगा। उधर यूक्रेन के सीमावर्ती डोनेट्स्क क्षेत्र पर रूसी हमलों में गुरुवार को 5 नागरिकों की मौत हो गई और 3 अन्य घायल हो गए। हमले में निजी घरों और एक आवासीय इमारत को नुकसान पहुंचा है। यूरोपीय केंद्रीय बैंक ने गुरुवार को अपनी प्रमुख ब्याज दर को 3.75% पर यथावत रखा है। बैंक के अध्यक्ष क्रिस्टीन लेगार्ड और ब्याज दर निर्धारण समिति ब्याज दर को घटाने से पहले सुनिश्चित करना चाहते हैं कि महंगाई दर पूरी तरह नियंत्रण में हो। इस तरह ईसीबी की प्रमुख ब्याज दर 3.75% पर कायम रहेगी। यूरोपीय केंद्रीय बैंक ने बयान में कहा, घरेलू महंगाई अभी ऊंचे स्तर पर है। कुल मुद्रास्फीति के अगले साल तक लक्ष्य से ऊपर रहने की संभावना है। इसका मतलब यह है कि यूरोप में
कम ब्याज दरों की उम्मीद कर रहे घर खरीदारों और कारोबारियों को सस्ते कर्ज के लिए कम से कम सितंबर में होने वाली बैंक की बैठक तक और संभवतः उससे भी ज्यादा इंतजार करना होगा। पूरे विश्व में मौसम का बदलता मिजाज देखने को मिल रहा है। कहीं भीषण तापमान तो कहीं भयानक बारिश ने तबाही मचा दी है। कैसा है मौसम का मिजाज, देखिए इस खास रिपोर्ट में। पूरे विश्व में मौसम का बदलता रूप देखने को मिल रहा है। कहीं भीषण तापमान तो कहीं भयानक बारिश ने तबाही मचा दी है। विश्व के कुछ हिस्सों में जहां तेज गर्मी से लोग परेशान हैं, तो कहीं तेज बारिश ने लोगों का हाल बुरा कर दिया है। इस सप्ताह क्रोएशिया में चिलचिलाती गर्मी की लहर के कारण सैकड़ों हजारों पर्यटक काफी परेशान दिखे। क्रोएशिया में सर्वकालिक रिकॉर्ड उच्च तापमान दर्ज किया गया। सोमवार को डब्रोनिक के आसपास समुद्र का तापमान 29.7 डिग्री सेल्सियस के सर्वकालिक रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गया। वहीं बाल्कन यूरोप के अधिकांश हिस्सों के साथ गुरुवार को लंबे समय तक गर्मी की चपेट में रहा, जहां कुछ क्षेत्रों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के करीब दर्ज किया गया। इससे पहले सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड में 16 जुलाई को 38.4 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ अब तक का सबसे गर्म दिन दर्ज किया गया। वहीं दूसरी ओर दक्षिण कोरिया में भी भारी बारिश दर्ज की गई। तेज मानसूनी बारिश के कारण राजधानी सहित देश के बड़े हिस्सों में चेतावनी जारी कर दी गई है। वहीं बाढ़ वाले इलाकों से निवासियों को निकालने के लिए बचाव कर्मी नाव का सहारा ले रहे हैं। उधर सियोल के निवासियों ने जलवायु परिवर्तन के बारे में चिंता व्यक्त की है। हालांकि जुलाई माह में वार्षिक मानसूनी बारिश होती है, लेकिन हाल के वर्षों में गर्मियों के महीनों में मौसम की चरम सीमा देखी गई है और राष्ट्रपति युंग सुक योल ने कहा है कि जलवायु परिवर्तन के परिणाम स्वरूप ही इसकी आशंका जताई जानी चाहिए। भारी बारिश को देखते हुए दक्षिण कोरिया के आंतरिक और सुरक्षा मंत्री लिंग सांग मिन ने गुरुवार को बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और एक आपातकालीन बैठक कर बाढ़ की स्थिति पर चर्चा की। इसके साथ ही सियोल महानगरीय क्षेत्र सहित विभिन्न क्षेत्रों में भारी बारिश की चेतावनी भी जारी की गई है। उधर पोलैंड के उत्तरी शहरों में भी बारिश के कारण बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं, जिनका सामना स्थानीय लोगों को करना पड़ रहा है। शहर में बारिश के कारण बिजली गुल हो गई है और लोगों को यात्रा में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं बारिश से सबसे ज्यादा प्रभावित देशों में से एक चीन भी है। चीन को बारिश से बड़ी तबाही का सामना करना पड़ रहा है, जहां चीन की कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर है। और यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए डीडी न्यूज। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार निर्माण का रियल हीरो। ये डाउट बहुत ही अमेजिंग चीज है, काम आसान कर देती है। अब जिस पे भी डाउट है वो तो ऑटोमेटिकली आउट है। लेकिन मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लेते हुए कोई डाउट नहीं है, क्योंकि यहाँ है पूरी ट्रांसपेरेंसी, 100% भरोसा और सुरक्षा। तभी तो मुथूट फाइनेंस है भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस, इंडिया का नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। तो गोल्ड लोन लेने के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं खबर दुनिया की और आइए अब अफ्रीका नामा के जरिए नजर डालते हैं अफ्रीकी देशों से जुड़ी खबरों पर। सूडान में मानवीय संकट गहराता जा रहा है।
विश्व खाद्य कार्यक्रम के एक अधिकारी ने गुरुवार को कहा कि सूडान के दारफुर क्षेत्र में एक प्रमुख आपूर्ति मार्ग भारी बारिश के कारण कट गया है। चाड सीमा पर टीना क्रॉसिंग पर हजारों टन की सहायता फंसी हुई है। WPF ने सरकार से वैकल्पिक मार्ग खोलने की अपील की है। इस बीच अर्धसैनिक रैपिड सपोर्ट फोर्सेस ने कहा कि वह एड्रे सहित वैकल्पिक मार्ग खोलने के लिए संयुक्त राष्ट्र के साथ सहमत हुए हैं, लेकिन सेना के साथ नहीं। वहीं सेना ने सहायता एजेंसियों को अपनी सहमति के बिना कदम उठाने के खिलाफ चेतावनी दी है। इस बीच अमेरिका ने सूडान में युद्ध से प्रभावित लाखों नागरिकों की मदद के लिए अतिरिक्त $203 मिलियन देने की घोषणा की है। साथ ही अन्य देशों से अपनी सहायता बढ़ाने का आह्वान किया है। और बढ़ेंगे आगे, नजर डालेंगे दुनिया के दिल पर। ओलंपिक खेलों के लिए एथलीटों का पेरिस पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 26 जुलाई से 11 अगस्त तक चलेगा, जिसमें 10,500 एथलीट 329 स्पर्धाओं में भाग लेंगे। अगले सप्ताह इन प्रतियोगिताओं का उद्घाटन समारोह सीन नदी के तट पर आयोजित किया जाएगा, जिसमें नदी के किनारे 6 किलोमीटर की परेड आयोजित की जाएगी। इसी कारण वहां के कई इलाकों में आज स्थानीय समय अनुसार सुबह 5 बजे से ज्यादातर वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। शहर के कई मेट्रो स्टेशन भी आज से बंद कर दिए गए हैं और ओलंपिक के उद्घाटन समारोह के अगले दिन तक बंद रहेंगे। ओलंपिक में 206 देश और पैरा ओलंपिक में 184 देश प्रतिनिधित्व करेंगे। और अब बात साइप्रस विवाद की। साइप्रस एक भूमध्य सागरीय द्वीप है जो तुर्की के दक्षिण में, सीरिया के पश्चिम और इजराइल के उत्तर पश्चिम में स्थित है। साइप्रस में तुर्की और ग्रीक समुदाय के लोग रहते हैं, जिनके बीच एक लंबे समय से नस्लीय विवाद जारी है। क्या है साइप्रस विवाद की पूरी कहानी, देखिए इस रिपोर्ट में। नक्शे पर खींची गई लकीर जमीन पर रहने वाले एक क्षेत्र के बहुत से लोगों के लिए एक घाव की तरह होती है, जिसकी टीस उन्हें रह रहकर परेशान करती रहती है। जबरन बांट दिए गए साइप्रस के दोनों हिस्से के कुछ लोग हर हफ्ते एक जगह इकट्ठा होकर पिछले 20 साल से इस टीस का इलाज ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। ये लोग खुद को एक ऐसे क्लब का सदस्य बताते हैं जिसे दोनों तरफ की सियासी मजबूरियां गवारा नहीं करती हैं। सरहद की लकीर को धता बताते हुए ये एक दूसरे से संबंध को बरकरार रखना चाहते हैं। हम इतने अच्छे दोस्त बन गए हैं कि हमारे लिए हर शनिवार यहाँ आना हमारे जीवन का हिस्सा है। यह हमारी साप्ताहिक दिनचर्या का हिस्सा है। इस जगह ने हमें साइप्रस समस्या का हल तलाशने के एक अवसर दिया है। ये जगह बताती है तुर्की साइप्रस और ग्रीक साइप्रस दोस्त हो सकते हैं और एक साथ रह सकते हैं। साइप्रस एक भूमध्य सागरीय द्वीप है जो तुर्की के दक्षिण में और सीरिया के पश्चिम और इजराइल के उत्तरी पश्चिम में स्थित है। साइप्रस में तुर्की और ग्रीक समुदाय के लोग रहते हैं, जिनके बीच एक लंबे समय से नस्ली विवाद जारी है। 1960 में साइप्रस को ब्रितानी उपनिवेशवाद से आज़ादी मिलने के साथ ही तुर्की मूल और यूनानी मूल के लोगों के बीच तनाव धीरे धीरे उभरना शुरू हो गया। इसका नतीजा राजनीतिक विवाद के तौर पर सामने आया और 1963 में हिंसा शुरू हो गई। हालात खराब होते देख पहली बार साइप्रस में शांति सैनिक उतार दिए गए। 1974 में ग्रीस के सहयोग से साइप्रस नेशनल गार्ड ने तख्ता पलट कर दिया। जवाब में तुर्की की सेना ने इस द्वीप पर आक्रमण कर दिया। इसके बाद तुर्की ने साइप्रस के मशहूर शहर वरोशा शहर को अपने कब्जे में ले लिया। बहुमंजिला इमारत वाला ये शहर, जो कभी पर्यटकों से भरा रहता था, पिछले कई सालों से निर्जन पड़ा हुआ है। साइप्रस दो हिस्सों में बंट गया, एक बफर जोन जो दोनों हिस्सों को बांटता है। साइप्रस की इस बफर जोन पर संयुक्त राष्ट्र का नियंत्रण है और इसे ग्रीन लाइन भी कहा जाता है। ग्रीन लाइन की अधिकतम चौड़ाई तकरीबन 7.5 किलोमीटर है। इसका क्षेत्रफल द्वीप के 3% हिस्से के करीब है। ग्रीन लाइन पर सुरक्षा चौकियों और निगरानी टावरों से नजर रखा जाता है।
पुरानी पीढ़ी के लोगों के बीच बंटवारे की भावना ज्यादा है और वे इसे बांटना नहीं चाहते हैं। नफरत युद्ध कभी भी विजेता के साथ समाप्त नहीं होता। हारने वाले हमेशा दो होते हैं, एक अधिक होता है, दूसरा कम। हम हारे हुए नहीं बनना चाहते। बफर जोन में कई ऐसे घर आज भी मौजूद हैं जिन पर लड़ाई के निशान देखे जा सकते हैं। रेत के बोरियों से की गई किलेबंदी और मोर्चा लेने वाली जगहें हैं जो बताती हैं कि यहाँ कभी संघर्ष हुआ था। इस बात की धुंधली सी उम्मीद जिंदा है कि एक रोज साइप्रस में सब ठीक हो जाएगा। भले ही राजनीतिक स्तर पर इसकी कोशिश ना के बराबर हो, लेकिन सरहदों में बांट दिए गए ये लोग अपने स्तर पर इस प्रयास को जिंदा रखे हुए हैं। और इसी के साथ ही खबर दुनिया की में आज के लिए इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार।